करता हूं आपका एक बार फिर से ज्ञानोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एडवांस इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि सर ने कहाँ डिस्कस किया कि इकोनॉमी के जनक कौन और इनके पितामह कौन, क्योंकि हम लोग लिख के रखे हैं कि एडवांस इंडियन इकोनॉमी का बैच है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग यहीं से अपना चर्चा शुरू किए हैं। पिछली क्लासेज में मैंने आपसे जो भी पीछे का कॉन्सेप्ट था मुद्रा का उसको डिस्कस किया है और हम लोग पहुंच चुके हैं वास्तविक मुद्रा के पास। हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? वास्तविक मुद्रा के पास। तो हम लोग लिख लेते हैं वास्तविक मुद्रा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल मनी। इसको अंग्रेजी में रियल मनी बोलते हैं। रियल मनी से तात्पर्य क्या हुआ? वह पैसा जो कि किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग करने के लिए उस देश की सरकार ने या फिर उस देश की सेंट्रल बैंक ने क्या किया हो, इस पैसे को लीगल टेंडर का दर्जा दिया हो। यह पैसा जो है यह लीगल टेंडर हो, लीगल टेंडर हो, ठीक है, यानी कि वैधानिक हो। इसको वैधानिक मुद्रा भी बोल सकते हैं, वैधानिक मुद्रा। अब आप बोलिएगा कि पैसा भी रियल और फॉल्स होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। बचपन में आप लोग सभी देखते होंगे, पहली बार जब मैंने देखा कि 50-50 रुपए का ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं कि 50 रुपए का, 500 का, उस जमाने में 1000 का चलता था, तो 1000 का एक छोटा छोटा नोट वाला बच्चों को खेलने वाला पैसा आता था। मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन उसके बदले कोई भी वस्तु मिलती नहीं है। इसमें क्या है कि यह वैधानिक मुद्रा स्वीकार किया गया है, इसलिए इसके बदले आप वस्तुओं को भी खरीद सकते हैं और सेवाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है रियल मनी और फॉल्स मनी का। अब देखिएगा, यह जो लीगल टेंडर है यह हमेशा किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी जो देश है, कोई भी देश, यहाँ पे हम समझते हैं, ये मान लीजिए कोई देश है, इस देश में किसी मुद्रा, इस देश की कुछ सीमा होगी, इसकी बाउंड्री होगी, तो इस देश की सीमा के अंदर ही यह मुद्रा जो है लीगल होगा, वैलिड होगा या मान्य होगा। इस देश की सीमा के अंदर ही यह जो वैधानिक मुद्रा है यह मान्य होगा। आप यह नहीं आरोप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान वाले हमारे गांधी जी छपे हुए नोट को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आप हमेशा अपने देश के अंदर ही अपनी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, वास्तविक मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, वास्तविक मुद्रा का भी मैंने आप लोगों को 2 विभाग करके बताया था। क्या करके बताया था? 2 विभाग करके बताया था। यहां लिखते चले हम लोग, वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा। इस वास्तविक मुद्रा को हम लोग 2 भाग में देख सकते हैं। एक तो यह धातु मुद्रा के रूप में हो सकता है, यानी सिक्के के रूप में हो सकता है, ठीक है, और दूसरे अगर आप देखने चलें तो यह कागज मुद्रा के रूप में हो सकता है। किस मुद्रा के रूप में हो सकता है? कागज मुद्रा के रूप में हो सकता है। धातु मुद्रा का नाम मैंने आपसे पहले से बताया है मेटेलिक मनी, और कागज मुद्रा का अगर आप चर्चा करेंगे तो कागज मुद्रा को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग फिएट मनी बोलते हैं और पेपर मनी बोलते हैं। आगे जब मैं चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इसको फिएट मनी क्यों बोलते हैं। तो ध्यान पूर्वक आप लोग अभी नोट्स करते चलिए। धातु मुद्रा का जब आप विभाजन करने चलेंगे, धातु मुद्रा का जब आप अध्ययन करेंगे, तो यहाँ मुद्रा का 3 प्रकार आपको देखने को मिलेगा। पहले प्रकार को हम लोग बोल देते हैं मानक मुद्रा, मानक मुद्रा। मुद्रा के दूसरे प्रकार को हम लोग बोल देते हैं, आपका समझ जाइए कि प्रतीक मुद्रा, और इस धातु मुद्रा के तीसरे प्रकार को हम लोग बोल देते हैं
यहाँ पे मैंने मानक मुद्रा बता दिया, प्रतीक मुद्रा बता दिया, और एक लास्ट वन देखेंगे सहायक मुद्रा। ये 3 प्रकार मुद्रा का बेसिकली होता है। किस मुद्रा का? धातु मुद्रा का। तो इसका अब हम लोग अध्ययन करते हैं एक एक करके कि मानक मुद्रा क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग धातु मुद्रा को समझ लें। अभी आप थोड़े देर के लिए कागज मुद्रा को छोड़ देंगे और धातु मुद्रा का अध्ययन करेंगे, और यहाँ पे मेरे साथ मानक मुद्रा को देखेंगे। मानक मुद्रा, मानक मुद्रा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मानक मुद्रा का? मानक मुद्रा वह मुद्रा या मुद्रा का वह प्रकार, मुद्रा का वह प्रकार, मुद्रा का, धातु मुद्रा का याद रखेंगे, धातु मुद्रा का वह प्रकार, वह प्रकार जिसमें निहित धातु का मूल्य, निहित, सॉरी ये ओवर राइटिंग हो गया, निहित धातु का मूल्य, मूल्य व अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दोनों बराबर हैं, उनको हम लोग मानक मुद्रा बोल देते हैं। दोनों बराबर, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? मानक मुद्रा बोल देते हैं। मुद्रा का वह प्रकार जिसमें निहित धातु का मूल्य, और समझ जाइए कि उसका ये क्या बोलते हैं कि निहित धातु का मूल्य और उस पर अंकित मूल्य दोनों बराबर अगर किसी मुद्रा पे हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मानक मुद्रा बोल देते हैं। जैसे मैं देखने का कोशिश करता हूं, अगर मेरे पास कोई सिक्का पड़ा हो तो आपको मैं दिखाने का यहाँ पे प्रयत्न करूंगा। देखेंगे मेरे पास सौभाग्य है कि मेरे पॉकेट में अभी सिक्का पड़ा हुआ भी है। यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये है 5 रुपए का सिक्का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको दिख जाए कैमरे में। तो ये 5 रुपए का सिक्का है। आप कल्पना कीजिए कि क्या इस सिक्के को आप मेल्ट कर देते हैं, गला देते हैं, तो क्या आपको 5 रुपए की राशि प्राप्त हो जाती है? अगर इस मुद्रा को गलाने के बाद, 5 रुपए के इस सिक्के को गलाने के बाद आपको 5 रुपए का ही धातु मूल्य भी प्राप्त हो जाता, तो इस मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? मानक मुद्रा बोल देते। इस प्रकार की जो मानक मुद्रा है, यह हमेशा आप देखेंगे कि सोने और चांदी के सिक्के ही जो होते थे वो मानक मुद्रा होते थे। मानक मुद्रा का एक और प्रकार मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखिएगा, ये मान लीजिए कि कोई आपके पास चांदी का सिक्का है, इसे आपने गला दिया, मेल्ट कर दिया, इस कटोरे में इसे आपने क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। और मान लीजिए कि ये जो चांदी का सिक्का आपके पास है, इसका मूल्य 20 रुपए था। कितना था? 20 रुपए का सामान खरीदने की शक्ति इसके अंदर थी। अब इसको गलाने के बाद भी जो बचा हुआ धातु है, जो बचा हुआ आपको धातु प्राप्त हुआ, इसका मूल्य भी अगर 20 रुपए ही रहे तो हम लोग इसे मानक मुद्रा की संज्ञा दे देते हैं। समझ गए? मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को अब आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, क्या हम लोग अभी कोई मानक मुद्रा एंजॉय कर रहे हैं? हम लोगों के पास भारत देश में कोई मानक मुद्रा है? तो अभी वर्तमान में कोई मानक मुद्रा भारत में नहीं है। मानक मुद्रा का अगर आप चर्चा करेंगे तो वर्ष 1835 से लेकर के वर्ष 1893 तक जो 1 रुपए का सिक्का था, जो 1 रुपए का सिक्का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या कंपनी के द्वारा भारत में चलाई जाती थी, उसका मूल्य, उसका निहित मूल्य और धातु मूल्य दोनों बराबर था। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे? मानक मुद्रा बोल देते थे। इसलिए इसे हम लोग क्या बोल देते थे? मानक मुद्रा बोल देते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश ये कंपनी के शासकों को लगा, प्रशासकों को लगा कि जितना धातु का मूल्य है उतने मूल्य का ही अगर हम लोग सिक्का चलाते हैं तो ये आधुनिक समाज की निशानी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह संसाधन को बर्बाद करना हुआ। इसलिए इस मुद्रा से हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, और इस मुद्रा से आगे बढ़ करके हमने जिस मुद्रा के स्वरूप को पढ़ना शुरू किया उसको हम लोग बोलते हैं प्रतीक मुद्रा।
इसका चर्चा मैं अगले स्लाइड पे करता हूं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये आप लोग लिख लेंगे। दूसरा प्रकार है मुद्रा का, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतीक मुद्रा। प्रतीक मुद्रा, ये प्रतीक मुद्रा क्या है? तो इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे कि प्रतीक मुद्रा की परिभाषा क्या हो सकती है। तो लिखिएगा कि मुद्रा का वह प्रकार, मुद्रा का वह प्रकार जिसमें निहित धातु का मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। समझ गए? यानी इस सिक्के को अगर आप देखने चलिएगा, इस सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ है? यह 5 रुपए का एक सिक्का है। लेकिन अगर इसको आप गला करके किसी सेठ साहूकार के पास बेचने जाइएगा, जो कि सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं, तो क्या आपको 5 रुपए प्राप्त हो जाएंगे? मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन इस सिक्के को बनाने में भी कुछ पैसे का खर्चा हुआ होगा, या मान लीजिए 1 रुपए का खर्चा हुआ होगा। बराबर तो खर्चा हुआ नहीं होगा, क्योंकि अगर इस प्रकार का ही व्यवस्था चलता तो हम लोग मानक मुद्रा में ही अटके होते और हम लोग अपने संसाधनों का नुकसान कर रहे होते। तो यहाँ इसको उल्टे तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं कि मुद्रा का वह प्रकार जिस पर अंकित मूल्य निहित मूल्य से क्या होता हो? अधिक होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्रतीक मुद्रा बोल देते हैं। जैसे इसका अच्छा उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5 रुपए का ये सिक्का, इसे हम लोग प्रतीक मुद्रा बोलते हैं। अब ये प्रतीक मुद्रा जो आया, यह समझ जाइए कि फुटकर उपयोग के लिए ये धातु मुद्रा बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब जब ये व्यवस्था बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, तो जो नीति निर्माता थे उन्होंने क्या सोचा, या जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि अब इस प्रकार के और सिक्कों को ढाला जाए, और 5 रुपए के अलावा आप देखेंगे 2 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इस प्रकार के जितने भी सिक्के नए नए आपको बाजार में दिखते हैं, उन्हें हम लोग सहायक मुद्रा बोल देते हैं। यह जस्ट लाइक प्रतीक मुद्रा के तरह ही होते हैं, लेकिन ये प्रतीक मुद्रा की सहायता के लिए बाजार में आए हुए होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग सहायक मुद्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे सहायक मुद्रा के विषय में भी हम लोग समझते चलें। यहां समझिए, सहायक मुद्रा, सहायक मुद्रा यह क्या है भाई? तो लिखिएगा कि यह प्रतीक मुद्रा की तरह ही होते हैं। प्रतीक मुद्रा की तरह ही होते हैं, किंतु इन्हें प्रतीक मुद्राओं की सहायता हेतु लाया गया। तो ये हम लोगों ने धातु मुद्रा का, मेटेलिक मनी का जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता था, उस पे चर्चा कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सहायक मुद्रा को भी देख लिया, प्रतीक मुद्रा को पहले देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कागज मुद्रा को। कागज मुद्रा के लिए मैं अपना कलर चेंज कर लेता, अच्छा ऑलरेडी चेंज है। तो यहाँ पे आप कागज मुद्रा लिख लीजिए, एक हेडिंग बनाइए, कागज मुद्रा। इस कागज मुद्रा को मित्रों पेपर मनी भी बोलते हैं, और इसी कागज मुद्रा को फिएट मनी भी बोलते हैं। शायद मैंने पहले भी आपको बताया है, तो इस पे भी मैं चर्चा करूंगा कि इसको फिएट मनी क्यों बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले कागज मुद्रा की परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कागज मुद्रा का जब आप परिभाषा देखने चलिएगा, इसका परिभाषा मैं येलो कलर से ही लिखता हूं। तो देखिएगा, मुद्रा का वह प्रकार जिसके निर्माण में खास
खास प्रकार की स्याही, कागज, प्रतीक, संस्था व मशीन का प्रयोग किया गया हो। खास प्रकार की मशीन का प्रयोग किया गया हो। ऐसी मुद्रा को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऐसी मुद्रा को हम लोग कागज मुद्रा बोल देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कागज मुद्रा की जो परिभाषा थी उसको देखने का प्रयास किया है, आप नोट करेंगे। लेकिन अभी कागज मुद्रा यहाँ समाप्त नहीं हो जाता है परिभाषा मात्र से। अब हम लोग इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कागज मुद्रा पे आगे चर्चा करने से पहले यहाँ देखिए क्या मैंने बोला, कागज मुद्रा मुद्रा का वह प्रकार जिसके निर्माण में खास प्रकार की स्याही और खास प्रकार का कागज, प्रतीक, संस्था और मशीन का प्रयोग होता है। तो ये खास प्रकार क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग कल्पना कीजिए कि क्या आप लोग मेरा क्लास पढ़ते हुए अपने नोटबुक पे जो नोट्स बना रहे हैं, क्या वह स्याही और आपके पॉकेट में जो नोट रखा हुआ है उसका स्याही दोनों एक समान है? क्या आप किसी कागज के ऊपर कोई भी स्याही लेकर के लिख के कि ये 100 रुपया है, 100 रुपया की कीमत प्राप्त कर सकते हैं? तो यह नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे कि दोनों स्याहियों में बड़ा अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। इसी प्रकार से आप कागज को देखिएगा, स्याही को हमने समझ लिया, इसी प्रकार से आप कागज को देखिएगा। तो क्या आपके घर में जो अखबार आता है या आपके पास जो नोटबुक है या आपके पास A4 साइज का जितना भी कागज पड़ा हुआ है, जिस प्रकार का कागज पड़ा हुआ है, क्या वह कागज और नोट का कागज एक समान होता है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप हाथ में लीजिएगा तो महसूस हो जाता है कि हाँ ये पैसा है, समझ गए? तो ये कागज भी जो है विशेष प्रकार का होता है। इसके अलावे इसके ऊपर प्रतीक का भी प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और संस्था, तो मुद्रा के निर्माण में एक संस्था भी होती है जिसका नाम होता है RBI। सरकार के निर्देश पे हमारी केंद्रीय बैंक RBI जो है यह मुद्राओं को निर्गत करती है, मुद्राओं को छापती है। ऐसे नहीं कि आपको मन किया तो आपने प्रिंटर उठाया और मुद्रा को छापने लगे या फोटोकॉपी करने लगे, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे मुद्रा के निर्माण में एक विशेष प्रकार के मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप कोई भी प्रिंटर उठा करके और मुद्रा का फोटोकॉपी करके नहीं चला सकते हैं। इसको बनाने में विशेष प्रकार का मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको अब समझ में आया होगा, कभी कभी मेरे दिमाग में आता था कि काश कोई ऐसा मशीन होता जिससे कि बहुत ज्यादा भारी मात्रा में मैं 500 और 2000 के नोट को छाप पाता और उस मुद्रा का प्रयोग कर पाता। लेकिन ऐसा मुद्रा कभी भी लीगल टेंडर की श्रेणी में नहीं आता है। अब थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, इन शब्दों को तो हमने समझ लिया। अब आगे चर्चा करेंगे कागज मुद्रा के विषय में कि कागज मुद्रा और किस रूप में विशेषता रखता है। तो कागज मुद्रा का आगे चल के हम लोग चर्चा करें तो उसमें हम लोगों को पता चलता है कि कागज वर्तमान में 95 से लेकर 98% बाजार को कवर करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बाजार में 100 रुपए हैं तो उसमें से 95 से लेकर के 98 रुपया आपको नोट के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात कागज मुद्रा के रूप में प्राप्त होगा। आप भी देखेंगे कि आपके पास आपके पॉकेट में सिक्के कम हैं और नोट आपके पास ज्यादा पड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपके घर वाले आपको सिर्फ सिक्का देने लायक ही समझते हो कि तुम 5 रुपए और 10 रुपए का ही वैल्यू रखते हो, तो ये अलग बात है।
लेकिन आप देखेंगे कि बाजार में ज्यादातर मात्रा में, ये एक व्यवहारिक चीज है जो आप लोग सब लोग पहले से जानते हैं कि बाजार में व्यवहारिक रूप से अगर आप देखिएगा तो कागज मुद्रा का प्रतिशत आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है। दूसरा, एक और बात कागज मुद्रा के विषय में लिखिए कि कागज मुद्रा का मूल्य हमेशा धातु मुद्रा से या धातु मुद्रा की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। यह भी एकदम व्यवहारिक चीज है कि आपके पास 500 का भी नोट पड़ा हुआ है, आपके पास 200 का भी नोट पड़ा हुआ है, लेकिन आप कभी भी नहीं देखेंगे कि आपके पास कोई 200, 300 या 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ हो। तो ये तो एकदम व्यवहारिक सी बात हुई कि कागज मुद्रा का जो मूल्य होता है यह हमेशा धातु मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है। इतना बात हम लोग समझ गए। अब देखेंगे कि जब इतना प्रयोग कागज मुद्रा का व्यापक रूप में हो रहा है बाजारों में, तो क्या इस व्यवस्था के सामने कोई चुनौती नहीं आई है? क्योंकि अभी तक जितनी व्यवस्थाओं का मैंने चर्चा किया, सभी मुद्रा की जो व्यवस्थाएं थी उनके सामने किसी न किसी रूप में चुनौती आई है। तो क्या इस कागज मुद्रा के सामने कोई चुनौती नहीं आई होगी? इसका चर्चा हम लोग करते हैं। तो कागज मुद्रा की चुनौतियों पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। चुनौती, किसकी चुनौती? कागज मुद्रा की चुनौती। आपके सामने भी तो बहुत सारा चुनौती होता है कि आपको कब समोसा खाने जाना है, आपको कब सिनेमा देखने जाना है, आपको कब और कहीं जाना है। तो बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने भी होती हैं। तो उन चुनौतियों को मैनेज करने के लिए भी आप कुछ ना कुछ करते हैं। तो इन चुनौतियों को देखते हैं। सबसे पहले कागज मुद्रा की चुनौती का अगर हम चर्चा करते हैं तो देखेंगे कि कागज मुद्राएं जो हैं ये गंदी होती हैं। ठीक है। और इनका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, इनका जो नोट का जो कागज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये समझिए कि नोट का कागज, इसका क्वालिटी भी कम होता है, डाउन होता है। इसका क्वालिटी कम होता है। कागज में मत लिखिए, इसको आप करेंसी लिख लीजिए। करेंसी की क्वालिटी खराब होती है। और ये जो कागज मुद्राएं हैं यह फटती भी हैं, गंदी होती हैं, करेंसी की क्वालिटी कम होती है और समझ जाइए कि यह फट भी जाती हैं। आप भी व्यवहारिक रूप में देखते हैं, आपके पॉकेट का भी कोई पैसा फट गया होगा। तो ये गंदी होती हैं, फटती हैं और करेंसी की क्वालिटी खराब होती है। कभी आपके सामने भी किसी ऑटो वाले ने या किराने के दुकान वाले ने या किसी ने भी एकदम चुरमुरा हुआ, एकदम जिसमें ऐसा महसूस हो कि इस नोट में कोई जान ही ना हो, ऐसा नोट आपको भी प्राप्त हुआ होगा। तो इस नोट को क्या किया जाता है? इस नोट का करवाना पड़ता है पुनर्मुद्रण, यानी इनका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। कोई नया हम लोग सीधे करेंसी लेकर नहीं आते हैं। तो आप देखेंगे कि हर 5 से 7 साल के बाद, हर 5 से 7 वर्षों के बाद इन कागज मुद्राओं का पुनर्मुद्रण करवाना पड़ता है। और आप देखेंगे कि जब इनका पुनर्मुद्रण करवाना पड़ रहा है तो इस व्यवस्था को करने में बहुत ज्यादा खर्च भी वहन करना पड़ता है। किसको? आरबीआई को और हमारी केंद्र की सरकार को। समझ गए? बहुत ज्यादा खर्च भी करना पड़ता है। तो इस व्यवस्था से आगे हम लोग चल करके प्लास्टिक मनी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे चल के हम लोग प्लास्टिक मनी का रूप कर रहे हैं हम लोग। आगे आप देखेंगे क्या आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक मनी भी व्यापक रूप से हमारे बाजार में उपयोग में आ रही है। तो प्लास्टिक मनी पे तो आगे के कॉन्सेप्ट जब आएंगे तो चर्चा करेंगे। बैंक मनी बाकी है, प्लास्टिक मनी बाकी है, सॉफ्ट मनी बाकी है, हार्ड मनी, हीटेड मनी सब बाकी है। तो हम लोगों को एकदम से आप बका नहीं जाना है, धीरे धीरे कंटेंट को ग्रहण करते चलना है और समझ के स्तर को विकसित करते हुए चलना है।
तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि कागज मुद्रा के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, और मैंने एक शब्द आपको बताया था कि कागज मुद्रा को फिएट मनी बोलते हैं। तो हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर कागज मुद्रा को हम लोग फिएट मनी क्यों बोलने लगे। पेपर मनी तो ठीक ही था कि कागज को अंग्रेजी में पेपर बोलते हैं इसलिए पेपर मनी, और कागज तो कागज है इसलिए कागज मनी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके लिए आप नेक्स्ट स्लाइड पे आइए और लिख लीजिए फिएट मनी। तो फिएट मनी जो है इसकी शुरुआत आप देखेंगे कि सर्वप्रथम ग्रीक राजा थे, उन्होंने आदेश के द्वारा, उन्हें लगा कि उनके राज्य में धातुओं की कमी हो रही है, तो उन्होंने आदेश दिया कि अब हमारे देश में हमारे आदेश से कागज मुद्रा का चलन शुरू किया जाता है। समझ गए? तो लिखिएगा कि सर्वप्रथम ग्रीक राजा ने आदेश देकर कागज मुद्राओं का चलन शुरू करवाया था। अब देखिए, आदेश देकर के शुरू करवाया था। अब यहां पे आप और देखिए, यह जो फिएट वर्ड है, यह समझिए कि एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक शब्द है। समझ गए? और इसका अर्थ होता है आदेश देना। तो यहां पे आपने क्या देखा कि ये जो ग्रीक राजा साहब हैं, इन्होंने आदेश दिया है कि अब हमारे देश में क्या चलवाया जाएगा, कागज मुद्रा को स्वीकार किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप वर्तमान नोट को देखेंगे या वर्तमान कागज मुद्रा को देखेंगे, तो मैंने क्या आपको बताया कि जो आपकी केंद्र की सरकार है, यह अपने केंद्रीय बैंक को निर्देश देती है और मुद्राओं को निर्गत करवाती है, और इसके बाद ही कागज मुद्रा को निर्गत किया जाता है। किसी भी देश में यही व्यवस्था चलती है। तो ये व्यवस्था भी तो मान रहा है ना कि आदेश के द्वारा ही चल रहा है। जो आरबीआई है, यह केंद्र सरकार के निर्देश यानी कि आदेश पर ही तो नोटों को निर्गत कर रही है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं ना कि ये आदेश देकर के शुरू करवाया गया है, निर्देश देकर शुरू करवाया गया है, इसलिए इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली को हम लोग फिएट मनी बोलते हैं या फिएट करेंसी भी बोलते हैं। तो आप इस कागज मुद्रा को इतने नाम से जान सकते हैं जी, कागज मुद्रा, पेपर मनी और फिएट। मैंने अंतिम में जाते जाते आपको तीनों नाम लिखवा ही दिए, क्योंकि आप बहुत बहादुर व्यक्ति हैं। आप बोल सकते हैं कि मास्टर को पता ही नहीं था, इसलिए आपको ये सब लिखवा दिया गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपने इन सब का नोट्स भी बनाया होगा। और एक बेहतर नोट्स आप लोगों को तैयार करना हो तो इसी प्रकार का शॉर्ट नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जब हम लोग इकोनॉमी के लेक्चर को मैं बोलूंगा कि अब मेरा ये लेक्चर पूरा हुआ, तब आप खुशी से आपके जो बाहर पढ़ने वाले बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको आप बकायदा अपने पैसे का कॉपी पिला करके, क्योंकि आपका तो अभी खर्चा हो नहीं रहा है, यूट्यूब पे मैं आप लोगों को फ्री में कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो अपने पैसे से जो बाहर बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ करके आएंगे, उनको कॉफी पिला करके अपने पैसे से, और इन कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा कीजिएगा कि भैया यूट्यूब पे एक मास्टर आए थे और उन्होंने इस प्रकार से बताया है, बताइए क्या बकवास कर रहे थे। इसके बाद आप जरूर ज्ञानोदय एकेडमी को और ज्ञानोदय एकेडमी के साथ मुझे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।
तो इसलिए अभी से विश्वास करके आप इन नोट्स को बनाते हुए चलेंगे। ये जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। अब आगे जो मुद्रा के प्रकार हैं उन पे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं।